क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग बस जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड के पीछे की फिलॉसफी को समझेंगे। ये एक ऐसी किताब है जिसने लाखों करोड़ों लोगों का पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और सुनिए, ये कोई मैथ्स की क्लास नहीं है, ये तो पूरा का पूरा माइंडसेट का गेम है। तो इस पूरी किताब की जो नींव है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर टिकी है। दो पिता, दो अलग अलग सोच और पैसे को लेकर भाई दो बिल्कुल ही उल्टे नजरिए। एक तरफ है पुअर डैड, यानी लेखक के अपने पिता। वो बहुत पढ़े लिखे थे और उसी पुराने रास्ते पर यकीन करते थे कि खूब पढ़ो और एक सेफ सिक्योर नौकरी पकड़ लो। और दूसरी तरफ है रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे। उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता दिखाया, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट का। और बस इन्हीं दो फिलॉसफीज की टक्कर ने लेखक की पूरी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। तो इन दो अलग अलग तरह के पिताओं से आखिर कियोसाकी ने सीखा क्या? चलिए अब उन कोर लेसन्स की बात करते हैं जिन्होंने इस किताब को इतना इतना पॉपुलर बना दिया। सबसे पहला और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल लेसन, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका क्या मतलब हुआ भला? मतलब सीधा सा है, वो सिर्फ एक सैलरी के सहारे जीने वाले ट्रैप से, उस जाल से बाहर निकल जाते हैं। तो सवाल ये है कि वो करते क्या हैं फिर? बहुत सिंपल, वो पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं, ऐसी चीजें खड़ी करते हैं जो उनके लिए इनकम जनरेट करती रहती हैं, तब भी जब वो खुद एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। और यहीं से एंट्री होती है एसेट नाम के कॉन्सेप्ट की। कियोसाकी की डेफिनेशन तो भाई एकदम सीधी है। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, बस। जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी से आता किराया, कोई चलता हुआ बिजनेस या फिर स्टॉक्स। और इसका एकदम उल्टा है लायबिलिटी, मतलब जो चीज आपकी जेब से पैसा निकाले। सिंपल, जैसे आपकी कार का लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर वो महंगे घर की ईएमआई। और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा और मजेदार सवाल, जिस पर हमेशा बहस होती है कि जिस घर में हम रहते हैं वो क्या है, एसेट या लायबिलिटी। अब कियोसाकी यहीं पर उस आम सोच को चैलेंज करते हैं कि हमारा घर एक एसेट है, उनकी डेफिनेशन के हिसाब से सोचे तो। क्योंकि घर पर मेंटेनेंस, टैक्स, लोन की ईएमआई, इन सब पर लगातार पैसा जेब से जाता है, तो ये असल में एक लायबिलिटी बन जाता है। हाँ, अगर वो किसी तरह से इनकम नहीं दे रहा है तो। अच्छा, इसके अलावा ये किताब फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत बहुत ज़्यादा जोर देती है। ये वो सब्जेक्ट है जिसे हमारे स्कूल कॉलेज तो अक्सर गोली कर जाते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि पैसा कैसे काम करता है ये समझना किसी बड़ी डिग्री से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में सारा खेल माइंडसेट का है, सैलरी कितनी बड़ी है उसका नहीं। चलिए अब कियोसाकी के एक सबसे फेमस टूल की बात करते हैं, ESBI क्वाड्रेंट। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये बताता है कि लोग पैसा कमाते कैसे हैं। इसमें 4 हिस्से हैं। E मतलब एम्प्लॉय, जो नौकरी करते हैं। S मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर या फ्रीलांसर। फिर आता है B यानी बिजनेस ओनर, जिसके पास एक सिस्टम है जो उसके लिए काम करता है। और आखिर में I इन्वेस्टर, जो अपने पैसे से और पैसा बनाते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या है? कियोसाकी के हिसाब से असली फाइनेंशियल फ्रीडम इस क्वाड्रेंट की राइट साइड में है, यानी बी और आई साइड पर। ये वो जगह है जहां पैसा और सिस्टम आपके लिए काम करते हैं, ना कि आप पैसे के लिए। अब देखिए, ये किताब दुनिया भर में जबरदस्त हिट तो हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी बुराई नहीं हुई। तो चलिए एक बैलेंस नजरिया लेते हैं और इसके दोनों पहलुओं को समझते हैं। पहले बात करते हैं कि ये इतनी पॉपुलर हुई क्यों। वजह साफ हैं, भाषा एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत आसान है और ये पढ़ने वाले को मोटिवेट करती है एक्शन लेने के लिए। शायद इसीलिए आज भी इतने सालों बाद ये उतनी ही रेलेवेंट है। तो एक तरफ तो इसके फायदे हैं, जैसे कि इसे समझना आसान है, ये माइंडसेट को बदलती है और नौकरी से आगे सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्रिटिक्स कहते हैं कि इसकी कहानियों को वेरीफाई करना मुश्किल है। इसमें इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं हैं और ये कई बार हाई रिस्क लेने के लिए उकसाती है। तो फिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? इस किताब को आखिर कैसे देखा जाए? ये किसके लिए है और इसका सबसे बड़ा टेक अवे क्या होना चाहिए? देखिए, ये किताब उनके लिए एकदम परफेक्ट है जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में नए नए हैं,
स्टूडेंट्स के लिए या जो भी कोई अपना बिजनेस करने की सोच रहा है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो सिर्फ सैलरी वाली सोच में कहीं फंस कर रह गए हैं। तो अगर एक रेटिंग देनी हो तो बिगिनर्स के लिए ये 4 आउट ऑफ 5 है। क्यों? क्योंकि ये सोच की नींव मजबूत करती है। पर हाँ, जो पहले से एडवांस्ड इन्वेस्टर हैं उनके लिए शायद ये 3 आउट ऑफ 5 ही होगी, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज थोड़ी कम हैं। और यहीं पर हम आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बुक है, एंडिंग पॉइंट नहीं। रिच डैड पुअर डैड ये तो नहीं बताएगी कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, लेकिन ये वो माइंडसेट ज़रूर दे देगी जो किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल सकता है।